नमस्कार दोस्तों, वोकेशन के इस YouTube चैनल पर एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज का हमारा चर्चा का विषय है महिलाओं द्वारा भारतीय कानून का लैंगिक आधार पर दुरुपयोग। दोस्तों, ये मुद्दा आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से देखा या सुना जरूर होगा कि बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने किस प्रकार से अपनी पत्नी और उसके मध्य आपसी मतभेद और आपसी तनातनी से परेशान होकर उस इंजीनियर ने जो है आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या था, आपको ये वीडियो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार में बताया हुआ है, इसलिए मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल उस पहलू पे चर्चा करूँगा जो विषयवार तरीके से आपके लिए उपयोगी है। मैं केवल आपको इस कानून के कुछ पक्षों को बताऊंगा, कुछ धाराओं को बताऊंगा। इसके बाद निर्णय आपका होगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो हाल ही में बेंगलुरु में एक तकनीकी विशेषज्ञ के आत्महत्या करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है, जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा और सुधार का अनुरोध किया गया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। और जो ये बेंगलुरु में इंजीनियर की आत्महत्या का मामला सामने आया है, इसी याचिका में कहा गया है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता, और अब इसे क्या कहा जाता है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड संहिता का परिवर्तित नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। तो इसकी धारा 498A का दुरुपयोग असंबंधित विवादों को निपटाने और पति के परिवार को परेशान करने के लिए किया गया है। तो याचिका में ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? तो आपको बताते चलें कि ये जो बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड किया था, उसके संबंध में जो याचिका दायर की गई थी, उसके लिए ये बात उसमें कही गई है। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं कि भारतीय कानून किस प्रकार से लिंग पक्षपाती है। तो कुछ प्रमुख धाराओं को हम लोग जानेंगे, जैसे IPC की धारा 304B में दहेज मृत्यु को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आइए इसको जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि समय के साथ लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि विवाहित भारतीय महिला की हर अप्राकृतिक या असामयिक रूप से हुई मृत्यु दहेज मृत्यु है। अप्राकृतिक यानी कि अगर उसकी मृत्यु कोई किसी बीमारी से नहीं हुई है या वृद्धावस्था में आने से नहीं हुई है, तो उसको अप्राकृतिक माना जाएगा। ठीक है। ऐसे मामलों में पति या रिश्तेदार को कम से कम 7 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ये न्यायालय की स्वेच्छा पे है। आगे जानते हैं हम लोग IPC की धारा 498A में क्या कहा गया है। तो इसमें महिलाओं के प्रति क्रूरता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो धारा 498A के तहत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर पति या उसके रिश्तेदारों को 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धारा 304B एक गैर जमानती, गैर समझौता योग्य और संज्ञेय अपराध है। इसका अर्थ है कि यदि आरोप झूठा भी हो तब भी मुकदमा चलेगा और पति को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाएगा। यानी कि अगर किसी महिला ने अपने पति के ऊपर झूठा आरोप भी लगा दिया तो वो पति जो है आरोपी माना जाएगा, जब तक कि वो खुद को साबित ना कर दे कि वो आरोपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2012 में लगभग 2 लाख लोगों को अप्रमाणित दहेज के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से केवल 15% अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। यानी कि 2 लाख में से केवल 15% ही दोषी माने गए। तो इस आंकड़े से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से इस अधिनियम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए कुछ और धाराओं को देखते हैं। तो IPC की धारा 375 में बलात्कार को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो इसमें IPC की धारा 375 के तहत केवल पुरुष ही अपराधी हो सकता है और महिलाएं ही बलात्कार की शिकार हो सकती हैं। यह धारा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को बलात्कार पीड़ित के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पुरुष पीड़ितों के लिए एकमात्र विकल्प है, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं। ठीक है। तथा यह पुरुषों द्वारा
पुरुषों पर किए जाने वाले यौन शोषण को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। तो धारा 377 पुरुष पीड़ितों के लिए एकमात्र विकल्प है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं पुरुषों के पक्ष में कि किस प्रकार से वो अपना बचाव कर सकता है, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं। हालांकि उन चुनौतियों की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम कानून और कुछ ऐसी धाराएं जो भारतीय संविधान में महिलाओं की रक्षा के लिए महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए हैं। हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं है, यह निर्णय न्यायालय का है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।